अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक। कुछ अहम तरीन खबरें हैं इस्लामाबाद से जो आपके सामने रखेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। उस पर तो तफसीलात शेयर करेंगे, लेकिन एक वीडियो सामने आई है शानदाना गुलजार की, और उस वीडियो के अंदर जो इंकशाफात वो कर रही हैं, जिस तरह से डी चौक में एक कंटेनर से एक ज़ख्मी लड़के को जिस तरह कंटेनर में फेंक दिया गया और फिर उस शहीद की लाश जिस तरीके से मिली, वो क्या बता रही हैं, किस तरीके से फिर उसका कफन दफन का इंतज़ाम किया गया, ये क्या कहानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तफसलात भी जारी कर दी हैं कि कितने लोग मिसिंग हैं अब तक और कितने लोग जो है वो ज़ख्मी हुए। यानी एक-एक करके तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले शानदाना गुलजार की वीडियो के ऊपर ही चलते हैं। यानी लिटरली 2 दफ़ा मैंने वो सुनी है कि मैं चाह रही थी कि मैं जो सुन रही हूँ, मेरे कान जो सुन रहे हैं वो एक्चुअली ना हो, कुछ और हो। ये शानदाना गुलजार की वीडियो आप खुद देखें, उसके बाद इस पर बात करते हैं। बहुत दिन तक बचा था, उसको जख्मी हालत में कंटेनर में कहीं ठूस दिया गया। जब वो निकला और उनको डेड बॉडी मिली तो उसमें कीड़े पड़ गए थे। उस बॉडी को उन्होंने साइंटिफिकली वॉश किया, गुस्ल किया, कफन दफन किया। क्या किसी मुसलमान या गैर मुस्लिम या पाकिस्तानी या गैर पाकिस्तान के साथ आप ऐसा आज डेड करेंगे? बॉडी मिली है 15-16 दिन में? नहीं, 10 दिन बाद मिली थी, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पेशावर हाई कोर्ट में। इतना बड़ा नुकसान। और क्या उसको उसकी डेड बॉडी उसके जिस्म पे गोश्त था नहीं था, क्या था सब? बहुत गंदा हाल था। बहुत बुरा हाल। तो ये बताइएगा, जो कंटेनर्स के हवाले से बात हो रही है कि डेड बॉडीज थी, आपके पास क्या इतलात है, आपने क्या वर्क किया? हमने सुना है कि किसी एक एम्बेसी ने उन्होंने एडवाइस किया कि आप कंटेनर दोबारा ले गए, क्योंकि गिद्ध ऊपर सर्कल कर रहे थे, आप ही की वीडियो थी और वो गोश्त कैरियन ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने फिर कंटेनर्स लगा के टी चौक खाली किया, डेड बॉडीज ली हैं, बीमारों को लेके गए, कुछ को पिम्स ट्रांसफर किया, कुछ को फेंक दिया, किसी को केमिकल्स डाल दिए, कब्रों में डाल दिए। जब तक ये हुकूमत सच नहीं बताएगी, हमें ये शानदाना गुलजार ट्विटर पे ये लिंक वायरल है इनका, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने शेयर किया हुआ है। यानी एक कंटेनर से 10 दिन बाद निकाला, उसकी डेड बॉडी में कीड़े पड़ चुके थे। ये एक मामूली बात नहीं है, ये एक इस्लामी मुल्क की बात हो रही है। हम तो अगर किसी काफ़िरों के, हिंदुओं के, यहूदियों के मुल्क में भी ये हो रहा था, हम उस पे क्रिटिसिज़्म करते हैं, उस पर बात करते हैं, उस पर आवाज़ उठाते हैं। ये हमारे अपने मुल्क के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक 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 नौजवान की लाश के हवाले से बात हो रही है, पेशावर से उसका ताल्लुक है। यानी क्या रिपोर्ट किया जाए, क्या सहाफ़त की जाए, क्या खबरें आपके सामने रखी जाएँ, दिमाग एक लम्हे के लिए स्टक हो जाता है, एक लम्हे के लिए दिमाग रुक जाता है कि इंसान कौन-सी खबर आगे पहुँचाए, कौन-सी खबर आगे ना पहुँचाए। यानी बहुत बहुत अजीबो-गरीब हालात हैं। के हिसाब ज़रूर होगा, यानी एक चीज़ तो यकीनी है ना, हिसाब तो होगा। इन ज़ालिमों की रस्सी अगर अभी अल्लाह ने ढीली छोड़ी हुई है, तो हिसाब एक ना एक दिन ज़रूर होगा, लेकिन यहाँ पर दुःख इस चीज़ का होता है कि अपनों की जानिब से अपनों पर ज़ुल्म किया गया, और दुःख इस चीज़ का होता है कि जिन माँओं के बच्चे चले गए और फिर जितने लोगों को घर में ये नहीं पता कि उनके प्यारे हैं कहाँ, उनके लिए बहुत ज़्यादा दुःख होता है, उनके लिए फ़िक्र होती है, उनके घरों में इस वक़्त क्या हालत होगी। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक्चुअल कुछ नंबर्स भी जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 139 वर्कर्स मिसिंग हैं, 12 अफराद जहाँ बहक हुए हैं, और अब जो 139 वर्कर्स हैं उनका ताहाल कुछ पता नहीं है। वो ज़िंदा हैं, वो शहीद हो चुके हैं, वो किधर हैं, कहाँ हैं? अब गिरफ्तारियों के हवाले से भी उन्होंने बताया, यहाँ पर ज़ख्मियों के हवाले से बताया, लेकिन जो मिसिंग वाला नंबर है ये ठीक नहीं है। आज 26 नवंबर के एहतजाज के पेश-ए-नज़र पीटीआई ने बाकायदा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म समेत दीगर अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू भी कर लिया है। ये खबर आई है साकिब बशीर की जानिब से। बहुत देर हो चुकी है, यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 26 नवंबर से लेके अब तक कौन-कौन से मज़ालिम उनके लोगों पर, आम निहत्थे शहरियों के ऊपर नहीं ढाए गए। बहुत देर हो चुकी है। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से अदालत से रुजू किया गया है। ये भी अपने तय, इसके अंदर भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। लेकिन ये हालात किस तरफ जाएँगे? आज फैसला आता है काज़ी अमीनुद्दीन साहब की अदालत से, 7 रुकनी बेंच ये फैसला करता है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो मिलिट्री कस्टडी के अंदर 85 मुल्ज़िमान यानी 85 लोग मौजूद हैं, उनको हवाले कर दिया जाए, यानी उनके हवाले से मिलिट्री कोर्ट्स अपना फैसला सुना सकती हैं, और वो फैसला मशरूत होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। यानी इस फैसले के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं, मिलिट्री कोर्ट्स और सिविलियन कोर्ट्स के अंदर या जेलों के अंदर क्या फ़र्क है। मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर डेफिनेटली ना आपको इंसानी हकूक की तंजीमें विजिट कर सकती हैं, ना आपको कोई जज विजिट कर सकता है, ना आपको अपने प्यारे विजिट कर सकते हैं, ना वहाँ पे कोई सर्विलेंस है, ना वहाँ पे कोई स्क्रूटनी है, ना वहाँ पे इंसानी हकूक का ख्याल रखा जाता है। दूसरी जानब जो सिविलियन कोर्ट्स हैं, या आप कह रहे हैं जेलें हैं, जो सिविलियन जेल है, वहाँ पे आपको जेल के अंदर कोई सेशन जज विजिट करना चाहे वो कर सकता है, मुलाकाती आते हैं, आम जेल होती है। लेकिन जो आज फैसला दिया है 7 रुकनी बेंच ने, उन्होंने कहा है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर 85 मुल्ज़िमान हैं, उसके हवाले से मिलिट्री की अदालतें फैसला कर सकती हैं, क्योंकि वो मिलिट्री कस्टडी में। उसके हवाले से फैसला करने के लिए वो अदालतें, जो फौजी अदालतें, वो आज़ाद हैं, लेकिन जो फैसला वो करेंगी वो सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से मशरूत होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट, यानी किसी शख्स की अगर सज़ा शुरू हो रही है कल से, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी मंजूरी देगा, तो यानी उससे वो फैसला मशरूत हो गया है। शर्त यह है कि सुप्रीम कोर्ट ओके करेगा, तो फिर आगे बढ़ा जाएगा।
सवाल उठता है सुप्रीम कोर्ट क्या यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ले आया है मामले को, तो क्या सुप्रीम कोर्ट अब ओके नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट अब कहेगा नहीं ठीक है जिसको जहाँ सजा सुनानी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये भी है कि जो 85 जो 85 मुलजिमान इस टाइम मिलिट्री कस्टडी में है, मिलिट्री ट्रायल्स के अंदर हैं, जो जिनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने आज फैसला सुनाया है, वो अगर कल को उनको सजाएं सुनाई जाती हैं फौजी अदालतों की जानिब से, तो उनकी सजाएं ऑलरेडी वो 1.5 2 साल की सजाएं काट चुके हैं, तो उनकी रिहाई भी इस तरीके से लगता है कि शायद मुमकिन हो पाएगी। लेकिन आज 85 लोगों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला एक ज़रूर सुना दिया है, सामने रख दिया है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि उस आईनी बेंच की जानिब से ये फैसला आया है, जो आईनी बेंच जिस पर एक छाप है, जिस पर एक ठप्पा है, जिस पर एक लेबल है कि आईनी बेंच भी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से बनाया गया है। इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से आईनी तरमीम हुई हैं। 26वीं आईनी तरमीम के पीछे सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है। उसी के नतीजे के अंदर काजी फाइज ईसा जो हैं वो जो कुछ करते रहे, फिर काजी फाइज ईसा गए तो एक और काले और नए दौर का आगाज़ हुआ, जिसमें काजी अमीनुद्दीन साहब सामने आ गए, मंसूर अली शाह साहब को नहीं बनने दिया गया चीफ जस्टिस, और याह्या अफरीदी, सारे मामला आपके सामने हैं। अब ये मामला जाएगा किस तरफ ये देखना होगा। अब इसके साथ एक और खबर भी है, यानी जिस तरीके से जज शाहरुख अर्जुमंद और जज हुमायूं दिलावर को, जिन्होंने तोशाखाना 2 केस के अंदर जिस तरीके से फैसले सुनाए, और फैसले सुनाने के बाद जिनके फैसलों के बाद इमरान खान की गिरफ्तारियां डाली गई, जिस तरह से 2 नंबर फैसले इनके थे, जो रद्दी की टोकरी का एक तारीख के अंदर लिखा जाएगा इन जजेस का नाम, ये तो ऑब्वियस था कि इस दौर में जब तक ये बादशाही सेटअप चल रहा है इन दोनों को नवाजा जरूर जाएगा। लेकिन कल हैरानगी इस बात पर हुई जब इमरान खान की जानिब से अदालत के अंदर खड़े होकर कहा गया कि मुबारक हो, शाहरुख अर्जुमंद साहब को, जज को मुबारक दी, तो सब हैरान रह गए कि क्यों मुबारक दी जा रही है, जबकि जज साहब खामोश थे। शायद जज साहब जानते थे कि खान साहब की मुबारक दे रहे हैं। जज साहब को कहा, खान साहब ने जज शाहरुख अर्जुमंद को कहा कि आपको मुबारक हो, आपकी प्रमोशन हो गई है। फिर इमरान खान ने सबके हंसने पर, सबके चुप हो जाने पर एकदम से कहा कि मैं मुबारक इसलिए दे रहा हूँ कि कल अखबार में खबर मैंने आज सुबह पढ़ी है, इनको प्रमोट कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। तो ये ऑब्वियस था, यानी वो शख्स अदालत के अंदर रहकर भी ठीक ठाक बाखबर है। इमरान खान की बहन अलीमा खान की जानिब से कल एक मरतबा फिर ऐलान कर दिया गया कि 15 दिसंबर यौम शुहदा मनाया जाएगा। उसके बाद सिविल नाफरमानी की एक बाकायदा तौर पर तहरीक चलेगी। 9 मई को वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन समझते हैं, अब भी वो अपने उसी मौक़िफ़ पर खड़े हैं। किसी की खुशफहमी है, किसी को गुमान है बहुत ज़्यादा कि शायद वो डर जाएंगे इन तमाम तर धमकियों से। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से जो आपको आवाज़ें आ रही है, ज़रताज गुल का एक बयान है, वो कह रही है कि सिविल नाफरमानी तहरीक अभी टेबल पर मौजूद नहीं। यानी इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है, और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो कह रहा है सिविल नाफरमानी तहरीक होगी, लेकिन ज़रताज गुल कह रही है सिविल नाफरमानी तहरीक अभी टेबल के ऊपर नहीं है। तो इसीलिए शायद इमरान रियाज खान ने एक ट्वीट भी किया है, वो कह रहे हैं कि इस वक्त सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लस इस्टेब्लिशमेंट है वर्सेस, यानी एक जानिब पीटीआई जो क़यादत बार है और इस्टेब्लिशमेंट है, दूसरी जानिब अवाम और इमरान खान है जो इन दोनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। लग ऐसे ही रहा है, यानी इमरान खान ने ऐलान कर दिया, फिर पीटीआई की क़यादत कह रही है कि अभी टेबल पर सिविल नाफरमानी तहरीक मौजूद नहीं है। शायद इमरान खान भी जानते हैं कि मेरी जो असल ताकत है, या जो मेरे बच्चे, या जो मुझे या जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, जो मेरी असल एक बहुत बड़ा मेरे लिए एक पावर फैक्टर है, वो मेरी आवाम है, मेरा आम कारकुन है, मेरा आम वर्कर है, मेरी आवाम मेरी कौम है बेसिकली, जो हर बंदा उनके साथ है। मतलब ये ग्राउंड पे निकल कर जो सिचुएशन हम देखते हैं, जिस तरीके से लोग अब डर के बात नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन लोग इमरान खान के पीछे बिल्कुल खड़े हैं। और दूसरी जानिब नजर आ रहा है कि किस तरीके से क़यादत किस तरह बुज़दिली के साथ खेल रही है। अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज हो सकी, तमाम तर मामलात किस तरफ जा रहे हैं वो हमारे सामने। इंशाल्लाह मजीद आपको साथ साथ अपडेट करते हैं। ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आपसे शेयर करनी थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।